नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर के जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, ये जो मॉडल पेपर हैं वो बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। इसी पैटर्न पर आधारित ही हमें बोर्ड परीक्षा का जो मुख्य प्रश्न पत्र है वो मिलने वाला है। तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, समझते हुए इनका सॉल्यूशन कीजिए। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमें 2 घंटे और 45 मिनट का बोर्ड एग्जाम में भी इतना ही टाइम मिलेगा और हमारा जो पेपर है वो 56 अंक का होने वाला है। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक आवेशित गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर है, तो गोले के केंद्र से उसकी व्यास के बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए, गोले के कारण से उसके पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर K Q बट्टे में R²। हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो दूरी है वो उसके व्यास के बराबर लीजिए, मतलब 2R लीजिए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। देखिए, इस E का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। अब की बार हमें स्मॉल r की वैल्यू है वो 2R पुट कर देंगे, तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमें ज्ञात करनी है K Q बट्टे में 2R²। तो यहाँ से K Q बट्टे में R² इंटू 4 बाहर निकल जाएगा और K Q बट्टे में R² का जो मान है वो हमें 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट का मतलब हो गया 10⁻⁴। 10 किलो वोल्ट का मतलब कितना हो गया, 10⁻⁴ या 10 × 10⁻³ हो गया है। ये हमें दे रखा है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये 10⁻⁴ का मतलब हो गया 10,000 बट्टे में 4, तो ये आ गया 2500 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हमें मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन ब सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी बिंदु पर E तथा V विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को प्रदर्शित करते हैं, तो यदि V 0 है तो E भी 0 होना चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट है कहीं पर। यदि V 0 है इट मीन्स E 0 होना जरूरी नहीं है। जैसे हम विद्युत विध्रुव की निरक्ष की बात करें तो वहाँ पर V तो 0 होता है लेकिन E 0 नहीं होता। यदि E 0 है तो V भी 0 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि E 0 है इसका मतलब है जैसे हम किसी चालक के अंदर की बात करें तो वहाँ पर E 0 होता है बट V 0 नहीं होता। अब देखिए, तीसरा जो स्टेटमेंट है इसे आप अच्छे से समझें कि यदि E 0 है तो V 0 भी हो सकता है और नियत भी। E 0 है तो देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस में dV/dr। अब यदि E 0 है तो dV/dr भी 0 हो गया, तो यहाँ से V नियत निकलेगा। V क्या होगा, नियत होगा, और इस नियत वैल्यू है ये 0 भी हो सकती है। ये जो नियत मान है वो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन स सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। तो देखिए, हम विभवमापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं और यदि प्रतिरोध पता हो तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम प्रतिरोध की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम धारिता और स्वप्रेरकत्व को ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसमें ऑप्शन द सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, चल कुंडली धारा मापी का विक्षेप बल युग्म निर्भर करता है। तो जो विक्षेप बल युग्म है मतलब
टो का जो मान है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, NIAB साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। टो बराबर देखिए क्या होता है, NIAB साइन थीटा। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण मतलब बी के, चुंबकीय प्रेरण का मतलब बी ही होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर बी पर डिपेंड करता है, कुंडली के क्षेत्रफल पर ए पर डिपेंड करता है, फेरों की संख्या एन पर डिपेंड करता है, तो सभी बातों पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन द आने वाला है, तो इसमें ऑप्शन द इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां पार्ट देखिए कि एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या दुगुनी कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व होगा। हम किसी कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला जानते हैं, L बराबर μ0 n² a इंटू L। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, μ0 n² a बट्टे में L, क्योंकि स्मॉल l n के स्थान पर कैपिटल N बट्टे में L लिखेंगे, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को रखा जा सकता है। देखिए सारी वैल्यू कांस्टेंट रख रहे हैं, यदि फेरों की संख्या ही चेंज कर रहे हैं तो देखिए फेरों की संख्या दुगुनी कर देंगे, देन नया जो प्रेरकत्व है वो हमारे पास में पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो नया जो प्रेरकत्व है वो पहले की तुलना में 4 गुना हमें प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि यदि हम निरोधी विभव इस तरीके से एक ग्राफ जानते हैं, इधर हम लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और इधर हम लेते हैं पट्टी का विभव, आरोपित विभवांतर। ये होता है निरोधी विभव। अब देखिए विद्यार्थियों, यदि यहाँ पर ये जो विभव होता है वो ऋणात्मक विभव होता है, ये जो विभव होगा वो क्या होता है, ऋणात्मक विभव होता है। अब यदि हम इससे भी कम मान रखें तो देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि यदि इस निरोधी विभव से ऋणात्मक विभव है और इससे भी यदि हम कम मान रखें तो कम होने का मतलब तो हो जाता है यहाँ पर इस तरफ, तो इस तरफ तो विद्युत धारा का मान 0 होगा। बट यहाँ पर हम इसके परिमाण की बात करें कि भाई ऋणात्मक दिशा में होता है, तो यदि हम इससे कम मान पर रखें तो धारा का जो मान है इससे कम मान पर कम होगा परंतु 0 से अधिक होगा। तो यहाँ पर हमें कि जो निरोधी विभव से कम विभव यदि हम लेकर चलें, निरोधी विभव से थोड़ा सा विभव कम लेकर चलें तो प्रकाश विद्युत धारा कम होगी परंतु 0 से अधिक होगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणक कारक के का मान होगा। देखिए न्यूट्रॉन गुणक कारक गुणांक जो के होता है कि स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया, अपने आप यदि कोई श्रृंखला अभिक्रिया चल रही है, स्वतः ही चल रही है, तो उसके लिए इस के का मान कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, 1 के बराबर होगा। अभिक्रिया कंटिन्यू उसी गति के साथ में चलती रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेनर डायोड का उपयोग होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम इसका उपयोग करते आए हैं। ये डीसी वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम आता है। ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में 2 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि एसी वोल्टता नियंत्रक और डीसी वोल्टता नियंत्रक। ये गलत है, ये सही है। क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोर गेट का तर्क है कि यह प्रदान करता है। नोर गेट के अंदर क्या होता है, जो भी आप निवेशी संकेत देते हैं उनका योग का बार हमें प्राप्त होता है। तो देखिए उच्च निर्गत जब दोनों निवेशी निम्न विभव पर हो, तो यहाँ पर हम जब 0 0 लगाएंगे, दोनों निम्न विभव पर हो, तो 0 0 लगाएंगे तो ये निम्न विभव हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 का बार।
तो 0 0 का बार कितना हो गया, उच्च विभव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें आगे बढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर हमें दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 पराविद्युतांक का पराविद्युत माध्यम भर दी जाए तो धारिता का मान क्या होगा। हम ये जानते हैं कि C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, और जब इनके मध्य कोई माध्यम भर दें तो A एप्सिलॉन अपॉन d ये फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे हम A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन r है इसकी जो वैल्यू है वो हमें 2 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, जबकि इससे C का जो मान है वो हमें 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इसका मान तो हमें 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है। एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है वो हमें 2 दे रखी है, तो देन फाइनली इसका जो मान है वो 8 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो नया मान 8 माइक्रोफेरेड हमें मिलेगा। मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हम ये जानते हैं कि जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सिद्धांत पर काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। एल स्वप्रेरकत्व की कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र कि कोई कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व एल है, तो संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला, जबकि इसमें I0 धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए चुंबकीय ऊर्जा UM बराबर होता है 1/2 L I0 का स्क्वायर, तो इसमें ऊर्जा इतनी होगी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म शून्य ताप पर। तो देखिए ब्रह्म शून्य ताप पर जो नेज अर्धचालक होते हैं वो कुचालक की भांति काम करते हैं। हम ये जानते हैं कि ब्रह्म शून्य ताप पर नेज अर्धचालक भी किसकी तरह काम करेंगे, कुचालक की भांति। कुचालक की भांति काम करेंगे, इसका मतलब उनकी चालकता शून्य होती है। उनकी चालकता कितनी होती है, शून्य होती है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें एक पंक्ति या एक शब्द में आंसर देना है विद्यार्थियों। देखिए इसमें हमें पहला जो पार्ट है वो पूछा है कि एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62×10⁻³ ओम है तथा सह्यता 5% है, तो इसके वर्ण कोड के नाम क्रम से लिखिए। देखिए हम ये जानते हैं बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, हमें इतनी ही जरूरत पड़ेगी वैसे तो देखिए ये पहला जो बी है वो काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, तो हमें 6, तो ये 0 1 2 2 3 4 5 6, तो पहला जो रंग है वो प्रथम सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करता है जो कि 6 है, तो वो जो पहला जो रंग है वो नीले को बताएगा। तो पहला जो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को, और नीला रंग होगा। दूसरा है 2 के लिए यहाँ से 2 के सिद्ध में हमारे पास में है R मतलब लाल, दूसरा रंग होगा इसमें लाल। तीसरा 10⁻3, 10⁻3 का मतलब हो गया 10⁻3 के सिद्ध में है O मतलब नारंगी। फिर देखिए विद्यार्थियों हमें यहाँ पर सहनशीलता ±5% दे रखी है, तो ये सोने कलर के लिए या स्वर्ण कलर के लिए, सुनहरे रंग के लिए होती है। तो ये चारों रंग होंगे इसमें। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इस कार्बन प्रतिरोधक पर आधारित क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। या तो आपको प्रतिरोध का मान दे दिया जाए, वर्ण कोड पूछ लें, या इस तरीके से हो सकता है कि रंगों के नाम दे दिए जाए और प्रतिरोध की वैल्यू पूछी जा सकती है। सेकंड पार्ट देखिए इसका कि एक आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में विवेक से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। F बराबर हम जानते हैं चुंबकीय बल QVB sin थीटा होता है।
यहां पर हमें ये कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, देन यहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और एफ बराबर हमें QVB प्राप्त हो जाएगा। तो एफ का जो मान है वो हमें कितना मिलेगा, QVB के इक्वल प्राप्त होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिए कि चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवक की प्रागुक्ति कीजिए। हमें यहाँ पर दो चुंबक दे रखे हैं जो कि इस कुंडली की ओर गति कर रहे हैं। इसके अंदर दो प्लेटें दे रखी है A और B। हमें ध्रुवता बतानी है, इसका मतलब है कि कौन सी प्लेट के ऊपर कौन सा आवेश है ये हमें बताना है। तो देखिए इसे गौर करके देखिए कि यदि S सिरा इसके पास में आएगा तो इसमें जो प्रवाहित धारा है उसके लिए ये S फलक की भांति काम करेगा। S फलक की भांति काम करेगा, इसका मतलब है कि धारा इधर प्रवाहित होगी। धारा इधर प्रवाहित होने का मतलब है कि B प्लेट से जो धनावेश हैं वो A प्लेट की ओर जाएंगे। यदि B प्लेट से धनावेश A प्लेट पर जा रहे हैं तो A के ऊपर धनावेश इकट्ठा हो जाएगा, और यदि धनावेश यहाँ से निकलकर यहाँ इकट्ठा हो रहा है तो ये धन विभव पर और ये ऋण विभव पर होगा, या इसको हम ये कह सकते हैं कि B के सापेक्ष A धन विभव पर होगा। B के सापेक्ष A धन विभव पर होगी, ये इसका आंसर होगा। बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि 0.12 किलोग्राम हमें द्रव्यमान दे रखा है। 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। हमें v दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य ज्ञात कीजिए, जबकि हमें h का मान दे रखा है। तो विद्यार्थियों यहाँ से हम डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य का फॉर्मूला जानते हैं, h/p होता है। यहाँ से इस p की जगह हम लिख सकते हैं m × v। सबका मान पुट कर दीजिए, 6.62 × 10⁻34। m का मान हमें 0.12 और v का मान हमें 20 दे रखा है। तो देखिए विद्यार्थियों जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट एक स्थान इधर खिसक जाएगा, 3.31। मैंने इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 1.2 बट्टे में रह गया, गुणा 10⁻34 पढ़ाई है। यहां से आप देखें कि 12 का इसमें भाग लगा रहे हैं तो ये 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में 24 आ गया, 9 शेष रह गया 91, 7 बार में 84 आ जाएगा, 7 बार में 84, फिर 7 शेष रह गया 70, तो ये लगभग 6 बार में चला जाएगा। तो गुणा 10⁻34 मीटर। तो तरंगधैर्घ्य बहुत ही कम प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसा इतनी तरंगधैर्घ्य हमें प्रेक्षित होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देहली आवर्ती की परिभाषा दीजिए। तो देखिए किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, देहली आवर्ती कहलाती है। धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत धारा, ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट में होता है, या हम कह सकते हैं इसके स्थान पर जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन
प्रारंभ हो जाए। देहली आवर्ती कहलाती है। देहली आवर्ती कहलाती है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक कितना होता है। एक समान दर से चल रही है तो के बराबर हमें मिलेगा 1। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है कि किसी नाभिक से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम कह सकते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो किसी एक न्यूक्लियन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए, नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। EBN से इसको हम पुट कर सकते हैं या डेल्टा EBN से, तो EB बंधन ऊर्जा बट्टे में द्रव्यमान संख्या के बराबर ये होती है। देखिए अगला जो पार्ट है इसमें हमें पूछा ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण लिखिए। तो ग्राही अशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि होगी और ये 13वें वर्ग की अशुद्धियां होती है। और हम ये जानते हैं कि इसके अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम इसके खंड बी की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। इसकी उत्तर सीमा है वो 50 शब्द होगी। इसके अंदर हमें चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमें देखिए क्या पूछा है कि एक बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक आपको पूछा है। विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में बिंदुओं ए व बी के मध्य की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें कुछ संधारित्र दे रखे हैं और उनकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। मैं इन संधारित्रों का नामकरण कर देता हूं। ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, C5 और ये है C6। क्लियर। तो इनमें एक एक करके इनकी हम तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। यहाँ से C2 और C3 की तुल्य धारिता, C2 व C3 के लिए तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता को मैं C' से लिख दूं और समांतर क्रम में तुल्य धारिता जुड़ जाती है। तो C2 प्लस C3 4 प्लस 4 यह आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार से C5 और C6 के लिए, C5 व C6 के लिए तो इसकी तुल्य धारिता को C" से पुट कर दूं, 1 प्लस 1 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो सर्किट है वो एक आसान से सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में है A
और यहाँ पर ये लगा हुआ है C4, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास में C डबल डेस, और इधर इस सिरे से C1 भी जुड़ा हुआ है, साथ में इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो है C डेस, और इन दोनों से ये बिंदु B कनेक्ट है। तो ऐसा सर्किट बन गया है आसान सा, और ये दोनों हैं समांतर क्रम में। ये दोनों कौन से, सॉरी, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में C4 व C डबल डेस के लिए, C डबल डेस के लिए क्या हो जाएगा, मैं C ट्रिपल डेस से लिख दूं तो 1/C ट्रिपल डेस बराबर 1/C4 प्लस 1/C डबल डेस आ जाएगा। तो यहां से 1/C ट्रिपल डेस बराबर 1/C4। C4 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 माइक्रोफेरेड। तो 1/2 C डबल डेस 1/2, तो 2/2 मतलब 1 आ गया है। और C ट्रिपल डेस की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है, C ट्रिपल डेस की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है 1 माइक्रोफेरेड। अब यहां से हम C1 व C डेस के लिए तुल्य धारिता C, मैंने 4 डेस लगा दिए हैं यहाँ पर, 1/C 4 डेस बराबर 1/C1 प्लस 1/C डेस। इन दोनों की जो वैल्यू है, C1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 8, और C डेस की वैल्यू भी हमें दे रखी है 8। तो 2/8 बराबर 1/4, और यहाँ से C 4 डेस बराबर आ गया है 4 माइक्रोफेरेड। तो ये जो सर्किट है अब थोड़ा सा और इजी सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, ये पॉइंट A है और यहां से ये बन गया C ट्रिपल डेस, और ये इस तरीके से हमें मिल चुका है। अब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, ये दोनों ही समांतर क्रम में है, तुल्य धारिता C बराबर C ट्रिपल डेस, ये हमें मिल चुका है। तो ये C ट्रिपल डेस की जो वैल्यू है वो 1, ये हमें दे रखी है 4, तो कुल मिलाकर 5 माइक्रोफेरेड इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। हमें देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। तो 2 सेल हम लेंगे, इसमें एक का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2, और दोनों को समांतर क्रम में संयोजित करके पूरे संयोजन की तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अपवन वेग से क्या तात्पर्य है, अपवन वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो विद्यार्थियों अपवन वेग का मतलब होता है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही हम अपवन वेग कहते हैं। चलिए मैं आपके सामने डेफिनेशन पुट कर देता हूं। चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर, चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर, या हम कह सकते हैं विभवांतर आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, तो इस स्थिति में उनका वेग अपवन वेग कहलाता है। अब हमें इसमें पूछा है अपवन वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
तो देखिए विद्यार्थियों की जो अपवन वेग होता किस तरीके से है, ये हमारे पास में जैसे कोई चालक हैं तो इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं, दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। एक सिरे के ऊपर हम यदि धन विभव, एक सिरे के ऊपर ऋण विभव लगा दें तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अपवन वेग का एक सूत्र देख लेते हैं। देखिए अपवन वेग और धारा के मध्य रिलेशन होता है, अपवन वेग और विभवांतर के मध्य भी रिलेशन होता है। तो इसमें हमें पर्टिकुलर ये नहीं पूछा है कि किनके बीच में फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अपवन वेग और विद्युत धारा, अपवन वेग और विभवांतर, उनके मध्य भी संबंध पूछा जा सकता है। संबंध स्थापित करने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर देते हैं कि ये हमारे पास में कोई चालक है, इसके सिरों पर हमने यहां पर V वोल्ट का विभवांतर लगाया है। तो इसके सिरों पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट हो गई है। इस सिरे के ऊपर प्लस कंसीडर कर लें, इस पर माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर टेढ़ी मेढ़ी गति करता हुआ आगे बढ़ता है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्लियर। ये जो चालक है इसकी लंबाई हम L कंसीडर कर लें। तो देखिए अपवन वेग को हम Vd से पुट करते हैं, अपवन वेग जिसको हम Vd से पुट करते हैं, गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से गति का जो पहला समीकरण है V बराबर होता है u प्लस AT, और यहाँ पर V के स्थान पर आ जाएगा Vd जो कि अपवन वेग है, अपवन वेग। और इन इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग शून्य होगा, प्रारंभिक जो औसत वेग है वो शून्य। यहाँ पर जो समय है वो है टो, इसे हम विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल मतलब लगातार दो टक्करों के मध्य लगा समय। और ये जो A है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाले बल को हम m इंटू ए से, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि इनका आवेश Q है तो Q इंटू ई की फॉर्म में भी बल लगता है। तो यहाँ से ma और QE दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। A बराबर हमारे पास में आ जाएगा QE बट्टे में m। इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से भी आप पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को जब E से पुट कर देंगे तो QE बट्टे में m या E इंटू कैपिटल E बट्टे में m, ये हमें A। तो इन सब का मान है हम इस गति के समीकरण के अंदर पुट कर दें, देन हमें अपवन वेग मिल जाएगा Vd बराबर 0 प्लस A की जो वैल्यू है वो है E इंटू कैपिटल E बट्टे में m, और T का जो मान है वो विश्रांति काल के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का आवेश यदि आप माइनस में पुट करें तो माइनस में भी पुट कर सकते हैं। तो Vd बराबर E टो अपॉन में m इंटू में E हमें प्राप्त हो गया है। यह है अपवन वेग का सूत्र, फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भंवर धाराएं क्या होती है कि भंवर धाराएं कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में से यदि कोई चालक प्लेट गुजर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस चालक प्लेट के अंदर बंद पथों में विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है, जिन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं। देखिए समझ लीजिए कि ये हमारे पास में इधर मैग्नेटिक फील्ड है N से S की ओर, और ये कोई चालक प्लेट है। यदि इस चालक प्लेट को हम इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएं तो इस चालक प्लेट के अंदर बंद वक्रों के रूप में धाराएं क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से बंद लूपों के रूप में धाराएं उत्पन्न होगी, जिनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो किसी चालक प्लेट से चुंबकीय फ्लक्स जब चेंज होता है, किसी चालक प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से
में परिवर्तन होने के कारण चालक प्लेट में बंद वक्रों के रूप में धाराएं प्रवाहित होती है, धाराएं प्रवाहित होती है, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं, कहा जाता है। अनुप्रयोग आप देख लीजिए कि हम इनको प्रेरण भट्ठी के रूप में यूज में लेते हैं। इसके अलावा हम उष्मपारी अपचार में भी इनका उपयोग करते हैं। इसके साथ में धारा मापी में अवमंदन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए और इसमें ऊर्जा किस तरीके से संरक्षित रहती है ये भी हमें बताना है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रावर्तिक दूरदर्शी की बनावट कार्यविधि, इसका भी हमने हल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर देखिए 11वां जो क्वेश्चन है कि एक अभिसारी लेंस को वायु में फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर। एक अभिसारी लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। फिर आगे हमें कहा गया है कि यदि इसको हम क्या कर दें, जल में डुबो दें। यदि इसको क्या कर दिया जाए, जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, इसे आप एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को कि किसी अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए हम फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/f बराबर n, और वायु में है मतलब प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है, तब तो ये है f का फॉर्मूला। क्लियर। और दूसरी स्थिति के अंदर हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, उसको मैं f डैश से पुट कर दूं, और उस स्थिति के अंदर इसको हमने जल में डुबो दिया है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो वाटर से W से ग्लास में प्रवेश कर रही है, तब हमें f डैश ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्याएं वही रहेगी। तो यहाँ से हम इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें, और अब 1 में 2 का भाग लगा दें। 1 में क्या कर दें, 2 का भाग लगा दें, तो 1/f बट्टे में 1/f डैश बराबर n GA माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 n GW माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो NGA इसका मतलब हो गया कि NG बट्टे में NA माइनस 1, और ये रह गया NG बट्टे में NW माइनस 1। NG मतलब ग्लास के लिए, और ग्लास के लिए कितना है इसका मान 3/2, एयर के लिए 1 है, ये आ गया। NG 3/2, NW का जो मान है वो है 4/3। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो f डैश ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा। यहाँ से 1/2 आ गया, यहाँ से 9/8 माइनस 1 आ गया, 1/2, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो ये यहाँ से 4 आ जाएगा। देन फाइनली f डैश की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 4f, और f की जो वैल्यू है 25 दे रखी थी, तो f डैश बराबर 4 × 25 बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब इस लेंस को हम जल में डुबो देंगे तो इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें सुमेलित करना है। 2 कॉलम दे रखे हैं, एक दूसरे से मिलान करना है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है,
विद्यार्थी इसमें देखेंगे म्यू बराबर 10 ये जो फॉर्मूला है वो 10वें चैप्टर से रिलेटेड है। प्रकाश की तरंग प्रकृति में ये फॉर्मूला आता है, बूस्टर के नियम में आता है। हालांकि इसको फिर भी समझ लीजिए कि ये बूस्टर के नियम को रिप्रेजेंट करता है। म्यू बराबर 1/sin IC, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रिप्रेजेंट करता है। म्यू बराबर sin I/sin R, ये स्नेल के नियम को बताता है। और म्यू बराबर sin A + del m/2 अपॉन sin A/2, ये प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। तो आसान है ये तो। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां हमें दे रखी है, आवरण क्षमता और दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस पूछी है। 13वां क्वेश्चन देखिए, हमें अभिदर्शक मतलब FO बराबर दे रखा है 192 सेंटीमीटर, FE बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता होती है FO अपॉन में FE 192/8, तो ये हमें मिल चुका है 24। आवर्धन क्षमता कितनी हो गई है? 24। L बराबर होता है FE + FO का मोड, तो यहाँ से 192 + 8 बराबर 200 सेंटीमीटर, जिसे हम L बराबर 2 मीटर भी पुट कर सकते हैं। फिर जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है। तो रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो हमें समय दे रखा है 6 घंटे और प्रारंभिक जो मान होता है N0 उसका 6.25% दे रखा है। प्रारंभिक जो मान है उसको आप 100% ले लीजिए। इसको जब 100% ले लीजिए तो इसको आप 6.25% ले सकते, मतलब 6.25% ले लीजिए, या आप ऐसे रहने देते हो तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धायु हमें पूछिए। N अपॉन में N0 बराबर होता है 1/2 N, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसमें रख दीजिए N का जो मान है वो है N0 इंटू में 6.25%, परसेंट के लिए यहाँ पर बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर 1/2। स्मॉल n होता है कुल समय बट्टे में अर्धायु काल, तो स्मॉल t बट्टे में कैपिटल T। यहाँ से N0 से N0 कैंसिल हो गया, N0 से N0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ से कैलकुलेशन ही समझनी है बस। तो 625 बट्टे में 100 गुणा 100 आ गया, 100 गुणा 100 बराबर 1/2, और इसकी घात हमारे पास में है स्मॉल t का मान है 6 बट्टे में t। घंटों में इसका आंसर आएगा, मिलेगा। तो देखिए 25 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो 25 बार में कट गया। चलिए एक बार इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा से अलग से पेंच पर कर लेता हूं। चलिए मैं इसको एक बार फिर से देखें आप कैलकुलेशन को। 625 आ गया, बट्टे में 100 गुणा में 100 आ गया, बराबर 1/2 की घात है 6 बट्टे में t। तो यहाँ से ये 25 बार में, ये 4 बार में, ये 25 इससे फिर से 4 बार में कट गया, तो ये आ गया 1/2 की घात 2, 2 की घात 2, तो 1/2 की घात आ गई 4। तो 1/2 की घात इधर है 6 बट्टे में t। दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो ये आ गया 4 बराबर 6 बट्टे में t, और t बराबर आ गया 6 बट्टे में 4, मतलब 1.5 घंटे। तो अर्धायु काल है वो 1.5 घंटा होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु परिभाषित कीजिए और क्षय स्थिरांक के साथ में संबंध स्थापित कीजिए। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हमें पूछा है बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम क्या है, और साथ में पूछा है वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि ये 3 अंक के अंदर दिया हुआ है,
तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, केवल आपको धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तो पूछा जा सकता है। फिर भी जब बायो सावर्ट का नियम पूछेगा तो आपको तो इस क्वेश्चन को समझना है फिलहाल। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, देखिए कि ये किसी धारावाही चालक के लिए लागू होता है कि जैसे हमारे पास में ये कोई धारावाही चालक है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ऊपर हम लंबाई का छोटा सा अल्पांश ले लें dl, और इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक अभिष्ट बिंदु ले लें P, जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सावर्ट के नियम से हम फाइंड आउट करते हैं, वो जो कि dB है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस अल्पांश में से बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, अल्पांश तथा अभिष्ट बिंदु के मध्य के कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होती है, तथा अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन चारों को हम यदि एक साथ कंबाइन करके लिखें तो dB समानुपाती हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वेयर, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा μ0 अपॉन 4π। तो ये हमें मिल चुका है बायो सावर्ट के नियम का गणितीय रूप। क्लियर। इसके साथ में हमें इसमें पूछा गया है बायो सावर्ट के नियम की हेल्प से ही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा है। इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसके अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि एक सीधे धारावाही चालक से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख भी खींचिए। देखिए इसमें आपको लैंग्वेज लिख लेना है कि माना कि हमारे पास में एक सीधा धारावाही चालक तार है, इसमें से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम एम्पियर के नियम का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें बिंदु P से गुजरने वाले एक एम्पियर के बंद पथ की परिकल्पना हमें करनी है। ये एम्पियर का बंद पथ है, एम्पियर का बंद पथ। क्लियर। तो देखिए विद्यार्थी, यहां से एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन बराबर होता है बंद पथ से गुजरने वाली कुल धाराओं के μ0 गुणा के बराबर। तो यहां पर आप देखें कि जो समेशन I है, बंद पथ से गुजरने वाली जो धारा है वो केवल एक वायर है, उसमें से I धारा गुजर रही है। फिर BDL cos थीटा, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर क्रिएट होगा। यहाँ पर हम अल्पांश ले रहे हैं DL, उसकी डायरेक्शन भी उधर ही, तो यहाँ पर cos 0 आ जाएगा, और cos 0 बराबर हम क्या जानते हैं 1 होता है। तो इस b को हम इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, क्योंकि पूरे बंद वक्र पर b का मान एक समान रहता है, तो अंदर रह जाएगा DL μ0 I के बराबर आ गया। अब देखिए पूरे बंद वक्र की लंबाई, इसका मतलब क्या है DL, छोटे छोटे जो अल्पांश हैं उन सब का टोटल, और छोटे छोटे अल्पांशों का जो टोटल है वो इस पूरे बंद पथ की लंबाई के बराबर होगा, मतलब इसकी परिधि के बराबर होगा। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, देन यहाँ से b इंटू में 2πr इक्वल टू μ0 I प्राप्त हो जाएगा, और b बराबर हमें मिल जाएगा μ0 I बट्टे में 2πr। तो ये आ गया है किसी धारावाही चालक तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से देखिए हमें इसमें एक और पूछा है, वक्र पूछा है। तो देखिए B समानुपाती हो गया 1/r के, तो एक तरफ हम ले लें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और दूसरी तरफ हम ले लें दूरी r। तो हम ये जानते हैं कि दूरी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है
वो घटती है, व्युत्क्रमानुपातिक रूप से घटती है। तो इस तरीके का हमें वक्र मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी नियम क्या है और लेंस मेकर सूत्र की स्थापना करनी है। 17वें क्वेश्चन के अंदर हमें लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है पूछी है। साथ में हमें पूछा है कि उभयोत्तर लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है विद्यार्थियों। इसके अथवा में हमें दे रखा है प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक प्रिज्म कोण के मध्य सूत्र की स्थापना कीजिए। तो हमें म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इसमें 18वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या पूछा गया है, डेविसन जर्मर प्रयोग का वर्णन कीजिए, इससे निष्कर्ष लिखिए, प्रायोगिक व्यवस्था को चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, दो कारण हमें बताने हैं। इसके साथ में हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने की संभावना है। देखिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है। इनमें से किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। तो देखिए हमें लैम्बडा बराबर हम क्या जानते हैं, एच अपॉन में पी होता है और पी बराबर देखिए पी स्क्वेयर बराबर हम जानते हैं 2m के बराबर पी स्क्वेयर बाई 2m जानते हैं। तो यहाँ से p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में अंडर में 2m के पुट कर सकते हैं। गतिज ऊर्जाएं समान दे रखी है, तो जो लैम्बडा होता है वो द्रव्यमान के वर्ग मूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम पूछी है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। m इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूनतम, m इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूनतम, m इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, न्यूनतम। तो लैम्बडा अधिकतम होगा, लैम्बडा क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। इसके साथ में हमें देखिए 19वें क्वेश्चन के अंदर कि एक स्थिर विद्युतकी के लिए गाउस का नियम लिखिए और समावेशित अनंत विस्तार की चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व्यंजक प्राप्त करना है। साथ में हमें इस डायग्राम से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बंद पृष्ठ में मौजूद कुल जो आवेश है वो हम देख लेते हैं। तो 2 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम, देन यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम आ जाएगा और फाई बराबर हम गाउस के नियम से जानते हैं समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1 माइक्रोकुलाम बट्टे में एप्सिलॉन नॉट 1 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में 8.854 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए इसके साथ में हमें क्या क्या पूछा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र अथवा में हमें पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बल आघूर्ण के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। मतलब हमें टो बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इसके साथ में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र भी प्राप्त कीजिए। तो W बराबर PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 वाला फॉर्मूला भी हमें ज्ञात करना है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को समझाइए। इसके अंदर हमें लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड और सौर सेल को समझाना है। तीनों ही ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं विद्यार्थियों। इसके साथ में हमें अथवा में देखिए क्या दे रखा है, 2 निवेशी संकेतों वाले नैंड गेट को समझाइए।
एंड गेट को समझाइए और नोर गेट का तर्क चिन्ह बनाइए। तो ये गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, जिन क्वेश्चनों का आंसर हमने नहीं दिया है उन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम चौथा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।